उस रात अनुपमा और कार्तिक बहुत बुरी तरह आपस में झगड़ रहे थे। कार्तिक अपने दोस्त के घर गया था। वो वहाँ शराब पीकर आया था और अनुपमा की भी अपनी सास के साथ झड़प हो गई थी। इसीलिए अनुपमा ने कुछ देर पहले ही तय किया था कि वो अपनी ससुराल में किसी से डरेगी दबेगी नहीं। इन दोनों कारणों से अनुपमा और कार्तिक के बीच झगड़ा बढ़ता ही चला गया। कार्तिक गुस्से में अनुपमा पे चिल्ला रहा था, अनुपमा मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो काम में माँ का पूरा हाथ बटाओ। ये नहीं कि तुम मटर गश्ती करती रहो और मेरी माँ रसोई में घुसी काम करती रहे। ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। कार्तिक की गुस्से से कांपती आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। आज ऑफिस में ज़्यादा काम था, इसीलिए देर हो गई थी। मैं ऑफिस कोई घूमने के लिए नहीं जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं जैसे ही घर आई मैंने उनके साथ थोड़ा सा काम किया। कार्तिक, अगर तुम अपनी माँ की हर बात सच मानोगे तो इसी तरह हमारी रोज लड़ाई होगी और हमेशा होती ही रहेगी। अनुपमा भी गुस्से में जोर से चिल्लाई थी। अनुपमा, तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ ने मुझे सारी बातें बताई है। जिस दिन तुम वक्त से घर आ जाती हो उस दिन भी तुम उनके साथ कोई काम नहीं करती हो। कार्तिक, ये बात पूरी तरह से झूठ है। नहीं अनुपमा, झूठी तुम हो, मेरी माँ नहीं। नहीं, झूठी तुम्हारी माँ है। उस रात कार्तिक ने अपनी दूसरी पत्नी पर पहली बार फिर से हाथ उठा दिया था। उनकी शादी को अभी 2 महीने ही बीते थे। कार्तिक, तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत कैसे हुई? अब दोबारा हाथ उठाकर देखो, मैं अभी पुलिस बुला लूँगी। अनुपमा के द्वारा चिल्लाकर दी गई इस धमकी को सुनकर अनुपमा के ससुर मनोहर जी और सास राधिका जी अपने बेटे बहू को शांत कराने के लिए उनके कमरे में आए। गुस्से से काँप रही अनुपमा ने अपनी सास को जली कटी बातें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जवाब में राधिका जी कुछ देर तक चुप रही, फिर वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अनुपमा से भिड़ गई। मुझे नहीं रहना इस नर्क में। मैं कल सुबह ही अपने मायके जा रही हूँ। तुम्हारे माँ बाप का बोझ मुझे नहीं ढोना है। धमकी देने के बाद अनुपमा ने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। ये मुझे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। पहली बीबी चरित्रहीन थी, इसीलिए मुझे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। अब ये दूसरी जो पल्ले पड़ी है बहुत ही बदतमीज है। अपने आप को कोसता कार्तिक उस रात सोफे पर ही सो गया। अगले दिन रविवार था। आंखों में गुस्सा भरे जब 10 बजे करीब अनुपमा अपने कमरे से बाहर आई तो उसने कार्तिक को ड्राइंग रूम में मुंह लटकाए बैठे हुए पाया। उसके पूछे बिना कार्तिक ने उसे दुखी लहजे में बताया, मम्मी पापा सुबह की गाड़ी से मामा जी के पास मेरठ चले गए। क्यों? चाय बनाने रसोई में जा रही अनुपमा ने ठिठक कर पूछा। उनके जाने का कारण समझना क्या मुश्किल है? मुझे ज़बरदस्ती कसूरवार मत ठहराओ कार्तिक प्लीज़। तुम्हारी माताजी ने मुझे एक की 4 बातें सुनाई थी, तब तो तुम्हारा मुंह नहीं खुला, और अब वो लोग चले गए तो तुम मुझे दोष दे रहे हो। अनुपमा, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ। तुम्हें तो पता है मम्मी पापा दोनों ही बीमार रहते हैं। घर से दूर जाकर उनकी कैसी भी दुर्गति हो, तुमको उससे क्या लेना देना? कार्तिक गुस्से में बोला। कार्तिक, जब आज मैं ही घर छोड़कर जाने वाली थी तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैंने बहुत कोशिश की पर पापा नहीं माने। वे कब तक लौटेंगे कुछ बताकर भी नहीं गए हैं। कार्तिक ने थके हारे अंदाज में अपना चेहरा हथेलियों से रगड़ा तो अनुपमा भी कुछ उदास सी हो गई। दोनों दिन भर सुस्त ही रहे, पर शाम को उनका बाजार घूमने का कार्यक्रम बन गया। पहले उन्होंने कुछ खरीदारी की और फिर खाना भी बाहर ही खाया। उस दिन अनुपमा को जी भर के घुमाया फिराया, लेकिन कार्तिक को एक बार भी अपने माता पिता का
ध्यान नहीं आया। अगले 2-3 दिन उनके बीच झगड़ा नहीं हुआ। फिर एक दिन ऑफिस से अनुपमा देर से लौटी तो कार्तिक उससे उलझ पड़ा। दोनों के बीच काफ़ी तू मैं हो गई, पर फिर जल्द ही सुलह भी हो गई। तब दोनों के मन में ये विचार एक साथ उभरा कि अगर राधिका जी घर में मौजूद होती तो यकीनन झगड़ा लंबा खिंचता। कार्तिक लगभग रोज ही अपने माता पिता से फ़ोन पर बात कर लेता था। अनुपमा ने उनसे पूरा हफ्ता बीत जाने के बाद बात की थी। उसने उन दोनों का हाल चाल तो पूछ लिया, पर उनके वापस घर लौट आने की चर्चा नहीं छेड़ी। देखो शायद अगले हफ्ते वापस आएं। कार्तिक जब भी उनके घर लौटने की बात उठाता तो मनोहर जी उसे यही जवाब देते। अब उन्हें मेरठ गए 1 महीना बीत गया तो अनुपमा और कार्तिक के मन की बेचैनी बढ़ने लगी। पड़ोसी और रिश्तेदार जब भी मिलते तो राधिका जी और मनोहर जी के लौटने के बारे में ढेर सारे सवाल पूछते। तब उन्हें कोई झूठा कारण बताना पड़ता और ये बात उन्हें अजीब से अपराध बोध का शिकार बना देती। लोगों के परेशान करने वाले सवालों से बचने के लिए कार्तिक और अनुपमा ने मेरठ जाकर उन्हें वापस लाने का फैसला कर लिया। अब वहां पहुंचकर उनसे बहस में मत उलझना। उन्हें मनाने को अगर सॉरी बोलना पड़े तो बोल देना। उनको साथ रखना हमारी जिम्मेदारी है, मामी जी या मामा जी, किसी और की नहीं। कार्तिक सारे रास्ते अनुपमा को ऐसे ही बातें समझाता रहा। अनुपमा और कार्तिक मामा मामी के यहाँ 2 दिन बिताने के लिए शुक्रवार की रात को करीब 9 बजे उनके घर पहुँच गए। उन दोनों से मामा मामी बड़े प्यार से मिले। उनकी नज़रों में अपने लिए नाराज़गी के भाव ना देखकर अनुपमा मन ही मन हैरान हुई। दीदी और जीजाजी खाना खाने के बाद पार्क में घूमने गए। अपने मामा की ये बात सुनकर कार्तिक हैरान रह गया। पापा मम्मी घूमने गए, उन्होंने ये आदत कब से पाल ली? कार्तिक की आंखों में अविश्वास के भाव पैदा हुए। वे दोनों अब नियम से सुबह भी घूमने जाते हैं। तुम उनकी फिटनेस में आए बदलाव को देखोगे तो चकित रह जाओगे। मम्मी की कमर का दर्द उन्हें घूमने की इजाज़त देता है। दर्द अब पहले से काफ़ी कम है। जीजाजी दीदी का हौसला बढ़ाकर उन्हें सुस्त नहीं पड़ने देते हैं। क्या मम्मी का किसी नए डॉक्टर से इलाज चल रहा है? हाँ, डॉक्टर मनोहर जी के इलाज में है दीदी। अपने इस मजाक पर मामा जी ने जोरदार ठहाका लगाया तो कार्तिक और अनुपमा जबरदस्त उलझन का शिकार बन गए। जब वे सब चाय पी रहे थे तब मनोहर जी और राधिका जी ने घर में प्रवेश किया। उन पर नजर पड़ते ही कार्तिक उछलकर खड़ा हो गया और प्रसन्न लहजे में बोला, वाह पापा मम्मी, इन स्पोर्ट्स शूज में तो आप दोनों बड़े जच रहे हो। तुम्हारे मामा जी ने दिलाए हैं, अच्छे हैं ना? मनोहर पहले किसी बच्चे की तरह खुश हुए और फिर उन्होंने कार्तिक को गले से लगा लिया। अपनी माँ के पैर छूते हुए कार्तिक ने उनकी तारीफ करी। ये बड़ी खुशी की बात है कि कमर का दर्द कम हो जाने से अब तुम्हें चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। आपके चेहरे पर भी चमक है पापा। मामा जी के यहाँ लगता है खूब माल उड़ा रहे हो। मेरी ये शुगर की बीमारी कहाँ मुझे माल खाने देती है। वो सब बात की बातें हैं, पहले ये बताओ तुम दोनों कैसे हो बच्चों? हमें अपने आने की खबर क्यों नहीं दी? अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देते हुए राधिका जी की पलकें नम हो उठी थी। तुम दोनों को भूख लग रही होगी, बोलो क्या खाओगे? बड़े उत्साहित अंदाज में अपनी हथेलियां आपस में रगड़ते हुए मनोहर जी ने अपने बेटे बहू से पूछा। ज़्यादा भूख नहीं है, इसीलिए बाजार से कुछ हल्का फुल्का ले आते हैं, कहकर कार्तिक अपने पिता के साथ जाने को उठ खड़ा हुआ। अरे बेटा, बाजार से कुछ भी लेने की क्या ज़रूरत है? देखो भाई,
आलू मटर की सब्जी रखी है, मैं फटाफट पराठे तैयार कर देती हूँ। ये कहकर मामी जी रसोई में जाने को उठ खड़ी हुईं। अरे भाभी, आज आप नहीं, आज आप अपने इस शिष्य को काम करने की आज्ञा दो। रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुरा रहे मनोहर जी ने अपनी सलहज का हाथ पकड़कर वापस सोफे पर बैठा दिया। क्या पराठे आप बनाएंगे? हाँ बेटा, हाँ मैं ही। कार्तिक का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। कार्तिक बेटा, पिछले दिनों तुम्हारी मामी से कुछ कुकिंग सीखी है मैंने। बस 30 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा खाना बनाकर लगाने में। तुम दोनों तब तक फ्रेश हो जाओ। अपने बेटे का गाल प्यार से थपथपाने के बाद मनोहर जी सीटी बजाते हुए रसोई की तरफ चले गए। मनोहर जी ने क्या क्या बनाना सीख लिया है, इसकी जानकारी उन दोनों को देते हुए राधिका और मामा मामी की आंखें खुशी से चमक रही थी। मटर पनीर, कोफ्ते, बैंगन का भरता, भरवा भिंडी। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? पापा ये सब बना सकते हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ? कार्तिक, सचमुच में तुम बहुत ही ज़्यादा हैरान नजर आ रहे हो, क्योंकि मनोहर जी को तो पहले चाय भी ढंग से बनानी नहीं आती थी। अरे जीजा जी आजकल बड़े मॉडर्न हो गए हैं। कहते हैं कि आज के समय में हर इंसान को घर और बाहर के सारे काम करने आने चाहिए। किसी पर आश्रित होकर बोझ बन जाना नरक में जीने जैसा है। अपने इस नए आदर्श वाक्य को वे दिन में कई बार हम सबको सुनाते हैं। इस उम्र में कोई इतना ज़्यादा बदल सकता है, ये सचमुच बहुत हैरान कर देने वाली बात है। मामी जी की इस बात का पूरा अर्थ कार्तिक को अगले 2 दिनों में बहुत अच्छे से समझ आ गया था। मनोहर जी ने उन्हें उस रात खस्ता पराठे बनाकर खिलाए, फिर रेत गरम करके उसे एक पोटली में भरा और राधिका जी की कमर की सिकाई की। मनोहर जी पहले बहुत कम बोलते थे, पर अब उनकी हंसी से कमरा बार बार गूंज उठता था। अगले दिन सबको बेड टी उन्होंने ही पिलाई। इससे पहले वे और राधिका घंटा भर पास के पार्क में घूम आए थे। नाश्ते में ब्रेड पकौड़े मामी जी ने बनाए, पर सबको गरम गरम पकौड़े खिलाने का काम उन्होंने बड़े उत्साह से किया। राधिका ने पूरे घर में झाड़ू लगाया और डस्टिंग का काम मनोहर जी ने किया। फिर नहा धोकर वे लाइब्रेरी में अखबार पढ़ने चले गए। कार्तिक और अनुपमा उनकी चुस्ती फुर्ती देखकर बार बार हैरान हो उठते थे। ऐसा प्रतीत होता जैसे उनके जीने का उत्साह कूट कूट कर भर गया हो। शाम को वे जब बाजार घूमने गए, चाट खाने की शौकीन अनुपमा को मनोहर जी ने एक मशहूर दुकान से चाट खिलाई। बाद में सबने आइसक्रीम भी खाई। वापस आने पर किसी को ज़्यादा भूख नहीं थी, इसीलिए पुलाव बनाने का कार्यक्रम बना। राधिका जी और मामी जी ये काम करना चाहती थी, लेकिन मनोहर जी ने किसी की नहीं चलने दी और रसोई में अकेले घुस गए। उन्होंने बहुत स्वादिष्ट पुलाव बनाया। सबके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वे फूले नहीं समाये। काफ़ी थके होने के बावजूद उन्होंने सोने से पहले राधिका की कमर की सिकाई करने के बाद मुंह लगाने में कोई आलस नहीं किया। रविवार की सुबह मामी जी ने सबको सांभर डोसे का नाश्ता कराया। मनोहर जी उनकी बगल में खड़े होकर डोसा बनाने की विधि बड़े ध्यान से देखते रहे। सबने इतना ज़्यादा खाया कि लंच करने की ज़रूरत ही नहीं रही। कुछ देर आराम करने के बाद कार्तिक ने दिल्ली लौटने की तैयारी शुरू कर दी। मम्मी पापा, आप दोनों भी अपना सामान पैक करना शुरू कर दो। यहाँ से 2 बजे तक निकलना ठीक रहेगा। लेट हो गए तो शाम के ट्रैफिक में फंस जाएंगे। कार्तिक की ये बात सुनकर मनोहर जी एकदम गंभीर हो गए, तो वहीं पर राधिका जी बहुत बेचैन अंदाज में उनकी शक्ल ताकने लगी। इन्हें अभी कुछ और दिन यहीं रहने दो कार्तिक बेटा। मामा जी भी बहुत ज़्यादा सहज नज़र नहीं आ रहे थे,
मामा जी मम्मी पापा अब 1 महीना रह लिए यहाँ। इनका अगला चक्कर मैं जल्दी लगवा दूंगा, लेकिन मम्मी पापा को अभी हमारे साथ जाने दो। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मनोहर जी ने एक बार अपना गला साफ करने के बाद कार्तिक से कहा, हम अभी नहीं चल रहे हैं कार्तिक। पर क्यों पापा? क्या आप अब भी हमसे नाराज हो? कार्तिक एकदम से चिढ़ उठा। मेरी बात समझ बेटे, मैं अभी घर नहीं जाना चाहता। हमारे कारण तेरे घर में क्लेश हो, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। मनोहर जी असहज नजर आने लगे। इस तरह के झगड़े घर में चलते रहते हैं पापा। इनके कारण आप दोनों का घर छोड़ देना समझदारी की बात नहीं। तेरी माँ की बहू से बिल्कुल भी नहीं बनती है। किसी दिन लड़ झगड़ कर अनुपमा घर छोड़ दे। इससे तो यही बेहतर है कि हम तुम दोनों को अकेले रहने दें। नहीं पापा, हमें अकेले नहीं बल्कि आप दोनों के साथ रहना है। अब आप पिछली बातें भुलाकर सामान बांधना शुरू कर दो। अनुपमा, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रही हो? कार्तिक ने उन दोनों पर दबाव बनाने के लिए अपनी पत्नी से सहायता मांगी। आप दोनों हमारे साथ चलिए प्लीज पापा जी मम्मी जी। अनुपमा ने धीमी आवाज में अपने ससुर से प्रार्थना की। मनोहर जी कुछ पलों की खामोशी के बाद बोले, तुम दोनों जोर डालोगे तो हम वापस जरूर चल पड़ेंगे, पर पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये कहना सुनना घर पहुँचकर नहीं हो सकता है क्या पापा? अभी मैंने तुम्हारे साथ वापस चलने का फैसला नहीं किया। कार्तिक, वापस तो मैं आप दोनों को ले ही जाऊंगा पापा। हमसे क्या कहना चाहते हो आप बोलिए, हम दोनों सुन रहे हैं। तब मनोहर जी ने भावुक स्वर में बोलना शुरू किया। बहू, तुम भी मेरी बात ध्यान से सुनो। उस रात कार्तिक से लड़ते हुए गुस्से में तुमने हम दोनों बुजुर्गों को बोझ बताया था। तुम्हारी उस शिकायत को दूर करने के लिए मैंने खाना बनाना, घर साफ करना और मशीन में कपड़े धोना सब कुछ सीख लिया है, जितना हमसे हो सकता है। तुम्हारी सास से ज़्यादा काम नहीं होता, पर मैं तुम्हारा हाथ बटाने लायक हूँ। तुम्हारी सास का भी गुस्सा बहुत तेज है। मैंने यहाँ आकर इसे बहुत समझाया है। इसने मुझसे वादा किया है कि ये तुम्हारे साथ अपना व्यवहार बदलने की कोशिश करेगी। उस रात कार्तिक से झगड़ते हुए जब तुमने घर छोड़कर मायके चले जाने की धमकी दी थी, तो मैं अंदर तक कांप उठा था। उसी रात मैंने ये फैसला कर लिया था कि घर में सुख शांति बनाए रखने को अगर कोई घर छोड़कर जाएगा तो वे तुम्हारी सास और मैं था, तुम नहीं। बहू, कार्तिक को अपनी पहली पत्नी से तलाक आसानी से नहीं मिला था। जिन दिनों केस चल रहा था वो शर्मिंदगी के मारे लोगों से नज़र नहीं मिला पाते थे। उनके सवालों के जवाब देने से बचने के लिए हमने घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया था। वकीलों और पुलिस वालों ने हमें बहुत सताया था, जबकि बहू उसमें हम लोगों की कोई गलती भी नहीं थी। गलत काम तो उसने किया था, लेकिन सज़ा तो हम लोगों को मिली थी। वो दिन हम लोगों के किस तरह से बीते थे वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, और कार्तिक के शराब पीने की वजह शायद वही थी। इसीलिए वैसा खराब वक्त मेरी ज़िंदगी में फिर से आ सकता है, ऐसी कल्पना भी मेरी रूह कँपा देती है। तभी मैं कह रहा हूँ कि तुम दोनों हमें अपने साथ ले जाने की जिद न करो। तुम दोनों वहाँ खुश रहो और हम दोनों यहाँ खुश रह लेंगे। हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं, हमें तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ अपना अपना सा लगता है। मान लो मेरी वजह से अगर तुम दोनों के बीच कभी अलगाव हुआ और मुझे वैसी ही पहली की तरह शर्मिंदगी का बोझ एक बार फिर से ढोना पड़ा, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। इसीलिए तुम दोनों चले जाओ, मैं यहीं पर ठीक हूँ। पापा, आप अपने आंसू पोंछ लो प्लीज़। मैं वादा करती हूँ कि घर छोड़कर जाने की बात मेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगी। अपने ससुर के मन की पीड़ा को दूर करने के लिए अनुपमा ने भरे गले से तुरंत उन्हें विश्वास दिलाया। और पापा, मैंने आज से शराब छोड़ दी।
कार्तिक के इस फैसले को सुन मनोहर जी ने भाव विभोर होकर उसे गले से लगा लिया। राधिका, तुम पैकिंग शुरू करो और मैं इस खुशी के मौके पर सबका मुंह हलवे से मीठा कराता हूँ। बहुत खुश नजर आ रहे मनोहर जी ने अपने बहू बेटे के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और फिर रसोई की तरफ चले गए। राधिका जी ने सारी पैकिंग कर ली थी। तब तक मनोहर जी ने हलवा बना लिया और हलवा लेकर बाहर डाइनिंग एरिया में आ गए। सबने बैठकर एक साथ हलवा खाया। तभी कार्तिक ने अपने मम्मी पापा का इतना ध्यान रखने वाले मामा मामी से कहा, आप लोगों ने मेरे मम्मी पापा का बहुत ध्यान रखा। मेरी वजह से परेशान होकर मम्मी पापा यहाँ आ गए थे, लेकिन आप लोगों की वजह से आज तो बहुत खुश हैं। ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता। और साथ ही अनुपमा ने भी मामा मामी को धन्यवाद कहा और ऐसे मामा मामी हर किसी को मिले। आज राधिका जी को अपने मायके वालों पर बहुत गर्व हो रहा था। मम्मी पापा के हमारे साथ जाने से मामा मामी थोड़े उदास हो गए थे, लेकिन फिर पापा जी कुछ बातों से उन दोनों के चेहरे पर हंसी आ गई और हम सब अपने घर के लिए वहाँ से निकल गए। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।